दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। पिछले 7-8 सालों से दिख भी रहा था कि सड़कें सूनी है। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से इस देश में सड़कों पर कुछ होता हुआ नहीं दिखा था। लेकिन यदि पिछले 1-1.25 साल के घटनाक्रम पर नजर डाले तो सड़कों ने जो ही सूनापन खत्म कर दिया, वैसे ही संसद का आवारापन भी काफी हद तक दूर होता हुआ दिखा। आवारापन की प्रक्रिया के तहत यदि कुछ सांसद किसी दूसरे सांसद के ऊपर सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए नजर आए तो उन्हें यदि अपवाद के तौर पर देख लिया जाए तो जनता अभी अपने मुद्दों के सामने, अपने मुद्दों के आसरे खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जनता के मुद्दे कैसे खड़े हुए? जनता के मुद्दों को लेकर चाहे तमाम मुद्दों की हम बात करें, अलग अलग सेक्शन के मुद्दों की बात करें, सामुदायिक मुद्दों की बात करें, खासकर लोगों के आर्थिक मुद्दों की बात करें, जीवन यापन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करें, तो इन सब मुद्दों को एक साथ चुनावी मुद्दों में तब्दील होते जाने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई देता है वो फैक्टर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सड़कों का सूनापन जैसे ही खत्म होना शुरू हुआ, वो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिसात बिछाई, इस बात का क्रेडिट कोई राहुल गांधी से नहीं छीन सकता कि हिंदुस्तान में विपक्ष को जिंदा करने की दिशा में जिन दो नेताओं ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की, उनमें से एक नाम राहुल गांधी का है, दूसरा नाम नीतीश कुमार का है। रणनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने विपक्ष को वो आवाज दी, वो ताकत दी जिसके बिना कुछ संभव नहीं था। लेकिन जमीन पर उतरकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों को, अलग अलग बिखरे हुए मुद्दों को जिस प्रकार से विपक्ष का मुद्दा बनाकर के सामने पेश करने का काम किया, कहीं ना कहीं सत्ता उससे हिली हुई नजर आती है। इस कदर हिली हुई नजर आती है कि बिना एजेंडा घोषित किए संसद का स्पेशल सेशन तक, विशेष सत्र तक बुला लेती है। इस कदर हिली हुई नजर आती है कि खुद देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठी हुई शख्सियत तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी के लोगों को बकायदा ये ट्रेनिंग देते हुए नजर आते हैं कि विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहना है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया क्या है? तो दरअसल राहुल गांधी ने जो किया और उसके बाद जो हालात बदले, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे फैक्टर, ऐसे पहलू आपको नजर आएंगे जिसने 15 महीने में हिंदुस्तान की सियासी बिसात को इस कदर बिछा दिया, जिसके बाद अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात लॉबी के पास उल्टे पांव वापसी करने के सिवा कोई और रास्ता फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का उद्घाटन भी अहमदाबाद में, वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण मैच भी अहमदाबाद में और वर्ल्ड कप का फाइनल भी अहमदाबाद में। तो ये घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं कि 5 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 19 नवंबर, ये 3 दिन, 3 इवेंट वर्ल्ड कप जो अहमदाबाद में होंगे, उसके बाद अब लोगों के मन में यह आशंका बलवती हो चली है कि आने वाले वक्त में क्या मौजूदा सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए 2 लोग भी 8 महीने बाद अहमदाबाद में ही नजर आएंगे? सवाल बड़ा है। लेकिन इन सवालों के पीछे जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पिछले 15 महीनों में वो कौन से फैक्टर रहे और जिन फैक्टर को सामने लाने में राहुल गांधी ने एक बड़ी भूमिका अदा की, तो उस पर चर्चा मौजूद हो जाती है। चलिए एक एक उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। जी हाँ, वो ओल्ड पेंशन स्कीम, वो पुरानी पेंशन व्यवस्था जो सरकारी कर्मचारियों की चिर प्रतीक्षित मांग है, जिसे 1 जनवरी 2004 को फील गुड और इंडिया साइनिंग में सराबोर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म किया था और उसके साथ साथ 4-5 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साइनिंग और फील गुड फैक्टर खत्म हो गया था। उस ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस और विपक्ष की राज्य सरकारों ने राज्य दर राज्य जो लागू करना शुरू किया, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो हेमंत सोरेन की जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हो, राजस्थान से अशोक गहलोत ने जो सिलसिला शुरू किया, अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी ये आस है, महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को भी ये आस है कि जैसे ही ये सत्ता बदलेगी, और उनके साथ साथ केंद्र सरकार के तकरीबन 50 लाख के करीब माने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी ये आस है कि जैसे ही सत्ता बदलेगी उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद
जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने तमाम बचे हुए मुद्दों को क्लब करना शुरू किया, तो उस फैक्टर के लिए राहुल गांधी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और वहीं से राहुल गांधी की वो प्रैक्टिकल, वो प्रायोगिक राजनीति शुरू होती है जिससे कांग्रेस पार्टी लंबे समय से दूर पा रही थी खुद को। कोई नजदीकी नहीं थी आम जनता के मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी की। उस कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाज के अलग अलग वर्गों के साथ जिस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना शुरू किया, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो चाय बागान में काम करने वाले और कॉफी बागान में काम करने वाले बागवानों का और श्रमिकों का मामला हो, चाहे वो कोटा के कोचिंग छात्रों का मामला हो, चाहे वो अग्निवीर के प्रभावितों का मामला हो, चाहे वो रोजी रोजगार को लेकर के कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों का मामला हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों का मामला हो, इन सब लोगों से जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक साथ क्लब करना शुरू किया, उस पूरे के पूरे नैरेटिव की काट कम से कम उस नैरेटिव से तो नहीं हो सकती जिस नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक दौर में राहुल गांधी के लिए कथित तौर पर शहजादे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद आगे चलिए, आदिवासी चेतना जगाने की कोशिश, आदिवासी बनाम वनवासी की बहस, इस पूरी बहस को पेशा कानून जो 1996 में एच डी देवेगौड़ा के दौर में लागू हुआ, उस कानून को लेकर अब तक अमली जामा नहीं पहनाए जाने को लेकर भाजपा शासित राज्यों को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जब राहुल गांधी ने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से बीजेपी और आरएसएस के नैरेटिव को काटने में बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। याद कीजिए मध्य प्रदेश के उस विधायक प्रतिनिधि का मामला, बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि का मामला जो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था। जिस प्रकार से भारत में अभी भी सामंती व्यवस्था विद्यमान है, उस सामंती व्यवस्था के बीच यदि सत्ताधारी बीजेपी के नेता नौ सामंत बनते हुए नजर आए और कभी कोई बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि किसी ट्राइबल के ऊपर, किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आए, कभी कोई भाजपा नेता का बेटा किसी अधिकारी को क्रिकेट बैट से मारने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, और कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता हुआ नजर आए कि जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए का इनाम दे देंगे वो। तो ये नौबत आ गई है, ये घबराहट है, ये डर है, और इस डर को पैदा करने में भी अलग तरह की जो चेतना, ट्राइबल चेतना, अलग अलग वर्गों की चेतना जो राहुल गांधी ने खड़ी की, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगला मुद्दा दरअसल जुड़ा हुआ है इस देश के ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े मुद्दे से। जी हाँ, जो ओबीसी कार्ड, जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग की पुरानी जाति जनगणना की मांग, जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग की सीटों को कई सारी वैकेंसियों में एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल यानी उपयुक्त कैंडिडेट कोई मिला नहीं, इस तरह के शब्दों के साथ क्लोज करने की जो प्रक्रिया मौजूदा दौर में चल रही है, उस पूरी प्रक्रिया के ऊपर जो निर्णायक चोट नीतीश कुमार ने की, उस निर्णायक चोट को बिहार की बाउंड्री से बाहर ले जाने का काम भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया। कैसे किया? प्रियंका गांधी को देखिए, छत्तीसगढ़ में वे कह रही हैं कि सरकार बनते ही, जैसे ही भूपेश बघेल सरकार की दोबारा वापसी होगी, छत्तीसगढ़ में भी कास्ट सेंसस होगा। नवीन पटनायक ने अपने राज्य में जाति जनगणना करा दी। कर्नाटक की जाति जनगणना की रिपोर्ट कभी भी सार्वजनिक हो सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार खुद भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। कई सारी पार्टियां वहां जाति जनगणना की मांग कर रही है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मंडल पार्ट 3 की पूरी बुनियाद जो नीतीश कुमार ने बिछाई, उस बुनियाद को आम लोगों तक बिहार की बाउंड्री से बाहर ले जाने में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। अगला कार्ड जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने खेला, वो कार्ड दरअसल दलित कार्ड। जी हाँ, बहुत बड़े तबके को, दलितों के बहुत बड़े तबके को लाभार्थी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उन्हें चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटने का काम बीजेपी ने किया, लेकिन अब वो चुनावी हिंदुत्व का खुमार उतरता जा रहा है। ओबीसी अपने मुद्दों को लेकर इकट्ठा हो रहा है, तो ठीक इसी दौर में दलितों को भी दिख रहा है कि पहली बार इस देश में कोई दलित भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और खासकर तब से दिख रहा है
जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाली है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान संभालने के साथ साथ जिस प्रकार नीतीश कुमार की पहल पर शुरू हुए इंडिया गठबंधन की एक तरह से अघोषित कमान अपने हाथ में रखते हुए दिखे हैं, वो साफ जाहिर होता है उससे कि तमाम कांग्रेसी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाकर जिस शक्ति के साथ राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रास्ता बनाया, वो रास्ता वहां तक पहुंच गया है कि आने वाले वक्त में दलित वोटों के बिखराव की अहमियत को समझते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सियासी चालों को समझते हुए, आरएसएस की नए नैरेटिव के खतरे को भांपते हुए अगर मायावती भी और उनकी बहुजन समाज पार्टी भी अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इन सब के साथ इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में दिखाई दे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बातचीत उस दिशा में चल रही है, कभी भी नतीजा आ सकता है। खासकर विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के जो अगले 48 से 72 घंटे में उम्मीद है कि डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उसकी तारीखें घोषित हो जाएंगी। उस विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद कभी भी ये ऐलान हो सकता है। केसीआर की पार्टी भी, चूंकि उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है विधानसभा चुनाव में, लिहाजा विधानसभा चुनाव के बाद वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर के किसी और के शब्दों में जिसे घमंडिया कहा जा रहा था, उस घमंडिया का हिस्सा ही मान ले उसे, तो वो इंडिया गठबंधन के नए नैरेटिव को दक्षिण के राज्यों में पूरी तरह से पैक करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उस चुनावी बुनियाद को खत्म करती हुई दिखाई दे रही है, जिस चुनावी बुनियाद को लेकर के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कर्नाटक के बाद अगला सैफरोनगढ़, जी हाँ, उसके इन 2 राज्यों के भगवाकरण की जो बुनियाद डाली जा रही थी, उस पर सीधे सीधे ब्रेक लगाने की तैयारी है। और इन सब के बीच यदि कुछ अन्य मुद्दों को भी देख लें, जिसमें स्टूडेंट्स का मुद्दा है, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसमें तमाम वो मुद्दे हैं जैसे महंगाई का मुद्दा है, जिसमें वो मुद्दे भी शामिल है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, और इन सब मुद्दों के साथ साथ डेमोक्रेसी में, लोकशाही में लोक यानी आम आदमी की जो घटती हुई अहमियत है, उस आम आदमी की घटती हुई अहमियत को यदि एक बार फिर सियासत के विमर्श के केंद्र में, राजनीति की चर्चाओं के केंद्र में किसी व्यक्ति ने लाया, किसी नेता ने लाया, तो बाकियों का योगदान भले हो, राहुल गांधी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जिस मुद्दे के आश्रय विपक्ष सियासत कर सकता है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के सामने विकल्प क्या है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के पास आखिर सोसाइटी के कौन से सेक्शन की सहानुभूति बची हुई है। महिलाओं का मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा, वो जाटों के साथ साथ सरोखाप पंचायत के साथ क्लब हो गया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सियासी स्पेस बचा है कहने की जरूरत नहीं है। छात्रों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सियासी स्पेस बचा है कहने की जरूरत नहीं है। एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे किसानों के बीच कितना सियासी स्पेस बचा है कहने की जरूरत नहीं है। दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के घटते जा रहे जनाधार को लेकर जिस प्रकार की चिंता व्याप्त होती हुई दिखाई दे रही है संघ और भाजपा के अंदर, उसको सार्वजनिक तौर पर यदि देखना हो तो बेचैनी से भरे बयान, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष के बयानों को आप देख ले, सब कुछ साफ हो जाएगा। और इन सब के बीच जिस वर्ग के सांप्रदायिकरण की पूरी बुनियाद रखी गई, वो वर्ग भी आज के दौर में सत्ता के कॉरपोरेट नेशनलिज्म, पूंजीवादी राष्ट्रवाद के खिलाफ रोजी रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे, तो फिर बीजेपी के नैरेटिव के लिए उतनी ही जगह बचती है भारत की सियासत में जितने कि उस चुनावी हिंदुत्व के लिए खाली पेट रहने वाले व्यक्ति के लिए बचती है। तो खाली पेट हो चुका हिंदुस्तान का मध्य वर्ग, खाली पेट हो चुका हिंदुस्तान का वो गरीब आदमी लाभार्थी चेतना में लंबे समय तक रह नहीं सकता, और न ही भ्रष्टाचार और ईडी को मुद्दा बना करके गुजरात लॉबी की सियासत को अगले 5 साल के लिए और जिंदा रखने की कोशिशों को अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि बुनियाद मजबूत पड़ चुकी है। और इस मजबूत बुनियाद के सहारे जिस नैरेटिव की जरूरत आने वाले वक्त में लोगों को महसूस हो रही है, वो नैरेटिव भी कहीं ना कहीं, वैसे उस नैरेटिव का एक पुख्ता इंतजाम नीतीश कुमार ने कर दिया है, लेकिन उस नैरेटिव को लेकर राहुल गांधी ने एक तरह से हिंदी भाषी भारत में एक अलग तरह की चेतना को छेड़ दिया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास
विपक्षी बेंचों पर कितने सीटों के साथ आने का रास्ता होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल हम इंतजार करते हैं उस आने वाले वक्त का। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।